Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अभी न्यूज़ तक पर हमारे साथ हैं स्वराज इंडिया के संस्थापक और आप कहें कि केजरीवाल के कई पुराने दोस्त भी रहे हैं योगेंद्र यादव जी। उनसे जानेंगे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई। अचानक से ये आरोप है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ईडी उनके घर पर पहुंची और 2 घंटे की करीब पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इस पर हम योगेंद्र यादव जी से बात करेंगे कि क्या ये अचानक से ईडी की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए या केजरीवाल के लिए कितना सेफ रहेगा। सर, सबसे पहले न्यूज़ तक में आपका स्वागत है और इस पर सर आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है कि अचानक से केजरीवाल की गिरफ्तारी कितना सेफ है या ये फिर अच्छा है ईडी के लिए, या फिर बीजेपी इसके पीछे कोई गेम प्लान कर रही है ईडी के हवाले से। प्रश्न ये है कि ये देश के लिए अच्छा है या नहीं, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। राजनीति में, दुनिया में अलग अलग तरह के सच होते हैं। अतीत के सच होते हैं, कागजी सच होते हैं, लेकिन एक होता है प्रासंगिक सच जिस पर आपको काम करना। जी। आप मान लीजिए आपको खबर आए कहीं किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है, आप पहुंचे वहां और मोहल्ले वाले कहना शुरू करें, अरे ये तो झगड़ती थी सबके साथ, याद है आपके भाई, इसके भाई ने आपसे भी एक बार झगड़ा किया था, ये बताएं कि लड़की कैसे कपड़े पहनती थी। तो आप क्या जवाब दें? आप कहेंगे बकवास बंद करो। इस वक्त सवाल ये है, इस औरत के साथ जबरदस्ती हुई है, अन्याय हुआ है, और मैं सुनता हूं कि इस शहर में कई बार ऐसा हो रहा है, कई जगह ऐसा हो रहा है। उस पे बात करें, महिला के चरित्र का मूल्यांकन बाद में कर लेंगे, कपड़ों की बात बाद में कर लेंगे। ठीक यही बात आज दिल्ली पे लागू हो। सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी अच्छी है, बुरी है, उसने अपने उद्देश्यों के साथ न्याय किया या नहीं किया, उसका फैसला दिल्ली की जनता करेगी, जनमत के आधार पे होगा, इतिहास में होगा। सवाल ये भी नहीं है कि उन लोगों ने मेरे साथ अच्छा बुरा किया, ये अप्रासंगिक चीजें हैं। सवाल ये भी नहीं है कि ये जो एक्साइज पॉलिसी का केस है ये सही है कि नहीं है। इसका फैसला कोर्ट कचहरी में होगा, प्रमाणों के आधार पे होगा। आज सवाल केवल एक है और वो ये, और सारी दुनिया इसे जानती है, इसे घुमा फिरा के कहने की कोई जरूरत नहीं, कि मोदी सरकार ने तय किया है कि अपने विपक्षियों को ठिकाने लगाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने एक अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य अपराध उनका एक्साइज पॉलिसी वाला नहीं है, वो तो कोर्ट में है। अक्षम्य अपराध ये है कि उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, और मोदी शाह पूरे देश को बता चुके हैं कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल हो, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो तुम्हें देख लेंगे। और आज का सच, प्रासंगिक सच केवल ये है कि ईडी के बहाने से, ईडी को औजार बना के, केस के बहाने से एक प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मैच के बीच में कहा जा रहा है तुम्हें तोड़ेंगे, तुम्हारी टीम को तोड़ेंगे, तुम्हारी सरकार को तोड़ेंगे। और ऐसे में किसी भी लोकतंत्र को चाहने वाले व्यक्ति का एक ही धर्म बनता है, बाकी इधर उधर की सब बातों को, बकवास को साइड में रखें, एक प्रश्न पे फोकस करें। इस वक्त लोकतंत्र बचाने का समय है, और इस वक्त चाहे अतीत जो भी रहा हो, केस जो भी रहा हो, इस वक्त सवाल है कि आप हेमंत सोरेन के साथ जो करते हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ जो करते हैं, हिमाचल की सरकार में जो किया जा रहा है, तमिलनाडु में जो किया जा रहा है, ये लोकतंत्र विरोधी है और इसका सामना करना होगा। इसके खिलाफ इस देश के हर लोकतांत्रिक व्यक्ति को खड़ा होना होगा। लेकिन सर, उधर से तो ये भी रहा है कि जैसे ईडी ने 9 बार बोला सम्मन हम भेज चुके थे, केजरीवाल से बार बार कहा जा रहा था कि आप हाजिरी लगाइए, आप अपनी पेशी दीजिए, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। इसी वजह से जो ईडी कह रही है कि हम इसी वजह से उनके घर पूछताछ के लिए गए और कानूनी तौर से हमने उन्हें हिरासत में लिया और उनकी गिरफ्तारी हुई। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ, इस वजह से केजरीवाल गए हैं और भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी के बाद भी वो ढोल पीट रहे हैं कि एक तरह से ढोंग रच रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया।
कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में शामिल रहे केजरीवाल और अब वही केजरीवाल भ्रष्टाचार केस में जेल में है। बीजेपी एक तरह से आरोप लगा रही है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो कहीं ना कहीं ढोंग रच के ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार नहीं किए, और ईडी कार्रवाई कर रही है। तो ईडी को भी आरोपित किया जा रहा है कि ईडी इस पार्टी से है, उस पार्टी से है, और इस तरह से फंसाया जा रहा है, और मतलब एक तरह से आरोप लगाया जा रहा है, ईडी को भी घेरे में लिया जा रहा है। लेकिन अगर देखें तो बड़े बड़े नेता हैं जो इंडिया गठबंधन में, आप भी पहले बोले, जैसे हेमंत सोरेन हैं, अरविंद केजरीवाल के से पहले हेमंत सोरेन गए, उसके बाद केजरीवाल से पहले के कविता को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। तो क्या ये पहले से तय था, या फिर ईडी ने प्लान बना रखा होगा कि एक एक करके हम अंदर करेंगे, या फिर आप इस पर क्या कहते हैं कि बीजेपी का प्लान या ईडी की कार्रवाई, या फिर अचानक से गए तो आज न कल तो पूछताछ होनी ही थी उनसे? आप पत्रकार हैं, मुझे एक सवाल का जवाब बताइए। इस सवाल का जवाब इस देश का बच्चा भी जानता है, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए। पिछले साल भर में ईडी ने बीजेपी के किसी एक नेता पे कार्रवाई की हो तो मुझे उसका नाम बता दीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। जवाब नहीं है ना, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं, इसका जवाब हो नहीं सकता। सच ये है कि ये जो ईडी है आज इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का। आपने बीजेपी के तर्क दोहराए, पत्रकार के नाते आपका धर्म बनता है वो सवाल पूछना, तो मैं उसका पहले कानूनी जवाब दे देता हूं, फिर राजनीति समझा देता हूं। जी जी। कानूनन गिरफ्तारी केवल दो कारणों से होती है। पहला कि ये बंदा भाग जाएगा जांच के दौरान, अगर कोर्ट सजा दे देता है उसके बाद जेल में भेजना तो बे सामान्य चीज है। लेकिन जांच के दौरान गिरफ्तारी या तो इसलिए होती है कि ये बंदा भाग जाएगा, मैं इसकी इंक्वायरी कैसे करूंगा। दूसरा, ये प्रमाणों को नष्ट कर देगा, इसके अलावा कोई तीसरा आधार नहीं गिरफ्तार करने का। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, मेरे जो भी इनसे संबंध हो उसका कोई मतलब नहीं, क्या ये भाग जाएंगे कल को? ये भगौड़े हो जाएंगे क्या? या ये बताइए, 2 साल से इस केस की जांच चल रही है, 2.5 साल होने को आ गए हैं, आज प्रमाण नष्ट कर दिए जाएंगे इस केस के? ऐसे कुछ प्रमाण है जो आज तक लेके जेब में घूम रहे होंगे, नष्ट कर देंगे? तो बच्चा भी हंसेगा इस तरह की बातों पे। अगर सवाल आज ये है कि आपको क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की जरूरत थी? जांच में सहयोग नहीं दे रहे, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से आदेश लेके आ जाइए। और दूसरा, क्या ऐसा मामला था कि गिरफ्तारी को चुनाव के बीचों बीच आचार संहिता लागू होने के बाद करना था? 2 महीने इंतजार नहीं हो सकता था? 2.5 साल से चल रही है जांच इसकी, 2 महीने अब इंतजार नहीं हो सकता, अभी करना है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको ये बातें सुना रहे हैं हम लोग? सच ये है कि इस समय करना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैच चल रहा है, और मैच में किसी प्लेयर से यदि लगता है कि ये जाके गोल कराएगा तो पहले उस प्लेयर को ग्राउंड से बाहर निकालो। खेल ये हो रहा है। बीजेपी एक ही संदेशा दे रही है, इसमें कोई कानूनी मामला नहीं है, शुद्ध राजनीतिक मामला है। और शुद्ध राजनीतिक मामला ये है, बीजेपी ने ये इशारा बीएसपी को भी कर रखा है, ये इशारा तमाम दूसरी पार्टियों को कर रखा है, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस के साथ समझौता करोगे तो फिर तो हम तुम्हारी टीम तोड़ेंगे, सरकार तोड़ेंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। सिर्फ ये हो रहा है, और क्या है, मजाक है ये। रही बात बीजेपी की, बड़ा सुंदर बात आपने कही है। बीजेपी वाले कहते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है। एक सज्जन है जिनका नाम है अजीत पवार, नाम सुना होगा ना आपने, पत्रकार हैं। जी 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 जी। के खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार के आरोप सुने होंगे ना आपने, पत्रकार हैं। जी जी। और आरोप लगाने वाली बीजेपी थी, ये भी सुना होगा ना आपने। जी जी। तो सज्जन के खिलाफ आजकल कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ ईडी कहाँ गई सीबीआई, क्या हो गया? ये वॉशिंग मशीन इस देश में एक लगी हुई है ना, आपको पता होगा। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर भ्रष्टाचार के आधार पर, भ्रष्टाचार के पुख्ता शक के आधार पर गिरफ्तार करना हो तो मैं कहता हूं आपकी चैनल पे, मोदी मंत्रिमंडल के 1-2 को छोड़ के सारे लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है जी? आज इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और कल को मुझे ठेका मिल जाता है। आज सीबीआई छापा मारती है, कल को मैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेता हूं, मामला रफा दफा हो जाता है।
मुझे आज पॉलिसी चेंजेस मिलते हैं, परसों मैं जाके इसको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेता हूं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और जिस व्यक्ति के गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, देखा आपने? उसकी जी उसकी जी, कंपनी ने अरविंदो इलेक्टोरल फार्मा बॉन्ड नहीं थे, कंपनी। वो फ्रीडम बॉन्ड गिरफ्तार जी किया हुआ था। उसे बताया हुआ था कि भैया अब तुम बयान दो, अरविंद केजरीवाल को फंसाओ और साथ में कुछ जरा पुण्य का काम भी कर देना, कुछ चंदा भी दे देना, चाय पानी का इंतजाम भी कर देना, तब तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो कोई नहीं छोड़ेगा। यही खेल होता है ना, ये खेल हो रहा है। तो भ्रष्टाचार के बारे में बीजेपी बोल रही है, गजब की बात। अगर करना है सबको कीजिए, करना हाँ हाँ, है। आप कहते हैं कि एक मौखिक गवाही है ना एक व्यक्ति की, कोई कागज नहीं है, एक हम्म गवाही है एक व्यक्ति की जो कहता है कि अरविंद केजरीवाल से बात हुई और उन्होंने मेरे से पैसा मांगा। हम्म आपको ध्यान है एक रिटन एविडेंस हुआ करता था इस देश हम्म, में, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था, जहां जी एक डायरी में नाम निकले थे लोगों के, और हम्म नाम में कहा गया था तत्कालिक गुजरात के मुख्यमंत्री को फला तारीख को इतने पैसे दिए गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम था माननीय नरेंद्र मोदी। उम्मीद है आप हम्म। इस चीज को काटेंगे नहीं अपनी वीडियो नहीं से। नहीं सर, बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं काटा जाएगा। ये चीज हम्म सुप्रीम कोर्ट के सामने गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने हम्म स्वीकार नहीं किया। पर हम्म अगर आपको इस आधार पर गिरफ्तार करना है, तब तो इस हम्म देश के माननीय प्रधानमंत्री को जेल में होना चाहिए था। सीबीआई ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया, ईडी ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि कानून के हिसाब से अगर काम करना है, हम्म तब या तो आप इनको कोर्ट में लेके जाइए। मैं बिल्कुल कोई हम्म क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहा हूं, मैं ध्यान यहाँ पे हम्म अंडरलाइन कर दूं। मैं नहीं कह हम्म रहा हूं कि एक्साइज मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मैं नहीं जानता। हम्म बिल्कुल आप उनको कोर्ट लेके जाइए। 10 साल पहले अगर उन्होंने हम्म करप्शन के खिलाफ आंदोलन चलाया था, तो बाकी हम्म लोगों की अगर एक जांच होनी चाहिए तो उनकी तो 2 जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जो हम्म व्यक्ति करप्शन के खिलाफ आंदोलन करता है और अगर उस पर करप्शन का आरोप है, जरूर जांच कीजिए, एक्स्ट्रा जांच कीजिए। लेकिन आप उसकी जांच करके आप सबूत कोर्ट में पेश कीजिए। और अगर वो हम्म सहयोग नहीं कर रहा तो भी आप कोर्ट से आदेश लेके आइए, कहिए देखिए सहयोग नहीं कर रहा, और आप उसके बाद कोर्ट में सबूत पेश करके उसको सजा दिलवाइए। और सजा दिलवाने के बाद जो अधिकार है जेल में जाएगा ही, अगर सजा मिलती है तो। मैं कोई क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज का प्रासंगिक सच ये नहीं, आज का प्रासंगिक सच ये है कि ये हम्म कानूनी नहीं, ये शुद्ध राजनीतिक काम हो रहा है। ईडी हम्म इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम कर रही है, और हम्म ऐसे में हर लोकतांत्रिक व्यक्ति के लिए इसके बारे में, इसके हम्म। खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। मतलब सर एक तरह से जांच कानून अगर ईडी कानूनी तरीके से करे तो सही है, लेकिन चुनाव से पहले जो अरेस्ट किया गया वो गलत है आपके अनुसार से? ये जो अभी तक निकल के आया। दोनों बातें मैं कह रहा हूं। मनीष जी सिसोदिया को भी 1 साल पहले जो अरेस्ट किया गया, मैं उसका हाँ कारण भी अभी नहीं समझ रहा हूं। आप बताइए, 13 महीने से उनको रखा हुआ है, क्यों? क्या ऐसा हो जाएगा? क्यों नहीं जांच हो सकती? क्या मनीष सिसोदिया भाग जाएंगे? हाँ अधिकार है, कानून के अंदर इसका प्रावधान है, हाँ लेकिन कानून के ऐसे प्रावधानों को इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि गुंडों के खिलाफ बने हैं। ऐसे हम्म कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पीएमएलए एक्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस तरह के काम के लिए बने नहीं थे। और हम्म उसका इस्तेमाल करके, जिसको कहते हैं ना प्रोसेस इज पनिशमेंट, कि हम्म आप जांच होगी, केस होगा, सब कुछ होगा, बाद में हो सकता है छूट जाए, लेकिन हम्म तब तक तो हम ठीक कर देंगे। ये ठिकाने लगाने का खेल है, ये ठीक कर देने का खेल है, और सारी एजेंसियों को उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि कल को इन एजेंसीज पे कौन विश्वास करेगा? कल को अगर ईडी सचमुच किसी कालाबाजारी पे छापा मारेगी, सचमुच इस देश में 2 नंबर का काम करने वाले पे छापा मारेगी, वो भी बाहर हम्म। आके कहेगा कि ये तो ईडी की तो आप जानते हैं छवि क्या है, ये तो पॉलिटिकल खेल है। तो दुर्भाग्यवश ये इन संस्थाओं की प्रतिष्ठा और इन संस्थाओं की साख भी शून्य हो जाएगी, जो कि इस देश के लिए नुकसान।
सर ये यही तो बात है। एक तरह से देखिए कन्फ्यूजन सर क्रिएट तब होता है जब बीजेपी एक तरह से कहती है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े थे और अब भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किया गया तो ईडी पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी कह रही है कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, भले ही ईडी की तरफ से कोई भी प्रूफ ना दिया गया हो, ना सबूत की तरह से पेश किया गया हो कोर्ट में, लेकिन एक आम लोग कैसे समझे कि सच कौन बोल रहा है। और यही सच को साबित करने में कई साल कई महीने लग जाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव है, उससे पहले जो गिरफ्तारी हुई उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर केजरीवाल के साथ इंडिया गठबंधन भी है, उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन कभी केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन के कई नेताओं पर आरोप लगा चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ही हो या फिर दूसरी पार्टी हो। हालांकि ये सब बीती हुई बातें हैं, लेकिन अभी साथ मिलकर आए हैं, अच्छी बात है। लोकतंत्र में ये ऐसा होना चाहिए और लोकतंत्र के खिलाफ विपक्ष कह रहा है कि हम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सच्चाई को कैसे फिल्टर किया जाए कि सच कौन बोल रहा है, बीजेपी की तरफ से, ईडी की तरफ से या अरविंद केजरीवाल, इस सच्चाई को फिल्टर कैसे किया जाएगा? मैं दो तीन बात कहता हूं। पहला ये कि यदि ईडी और बीजेपी एक ही भाषा में जुगलबंदी में बात करना शुरू करें तो किसी भी इंसान को शक होना चाहिए, थोड़ा तो संदेह होना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। अगर एक रूलिंग पार्टी और ईडी जैसी संस्था बिल्कुल जुगलबंदी में एक दूसरे के साथ बात करे। दूसरा ये कि संदेह करने का, आरोप लगाने का सबको अधिकार है। अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाती है, बिल्कुल उनको अधिकार है, वो उसके सबूत लेके आए, ठीक बात है। मगर अभी से ये जज कर लेना कि करप्शन हुआ था या नहीं, उसके लिए इस देश में एक स्थापित प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगा। अगर कोर्ट फैसला देता है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने इसमें बेईमानी की है, निश्चित उनको सजा मिलनी चाहिए, एकदम इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सिंपल चीज है, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। तीसरा सवाल है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी का समर्थन केवल और केवल तभी किया जाना चाहिए जब ऐसी स्थिति हो कि या तो व्यक्ति भाग जाएगा या गवाही और सबूतों को नष्ट करेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अजय मिश्र टेनी के बेटे को जब गिरफ्तार किया गया तब हमने मांग की थी कि इसको गिरफ्तार किया, इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि जमानत ना देना सजा देने का तरीका, इस देश में गिरफ्तार करना ही अपने आप में सजा हो गई है और जमानत ना देना अपने आप में सजा हो गई। हमने कहा था चूंकि अजय मिश्र टेनी का बेटा छुट के बाहर जब जाएगा तो वो गवाहों को धमकाएगा, इसलिए हमने कहा था जब तक गवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक इसको गिरफ्तार करके रखना चाहिए। वो एक आधार है। तो आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का आधार क्या है? और ये एक अगर केस होता तो आप कहते हो सकता है भाई इस केस के अंदर ईडी कुछ कर रही है जो समझ नहीं आ रहा। पर जब आप देखते हैं कि इधर हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, जब आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ क्या हो रहा था और जैसे ही उन्होंने पाला पलट लिया तो उसके बाद क्या होने लगा, जब आप देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन सज्जन खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद ईडीआई और सीबीआई के छापे कैसे खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको पूरा सच पता लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं, ना आप बीजेपी पे यकीन कीजिए, ना ईडी पर यकीन कीजिए, ना आम आदमी पार्टी पे यकीन कीजिए, ना मुझ पे यकीन कीजिए। इस पूरे सच को अपनी समग्रता में देख लीजिए और समग्रता में देखने पे आपको सच पता लग जाएगा। उस समग्रता में अरविंद केजरीवाल का केस केवल एकमात्र केस नहीं है। हिमाचल में क्या चल रहा है, तमिलनाडु के गवर्नर क्या कर रहे हैं, केरला के गवर्नर क्या कर रहे हैं। पूरा सच ये है कि बीजेपी की केंद्र सरकार कह रही है जनता को, तुमने चाहे जिसको मर्जी दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना हो, झारखंड का मुख्यमंत्री जिसको मर्जी चुना हो, तमिलनाडु में तुमने भले ही डीएमके को वोट दिया हो, लेकिन सरकार हम चलाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे कौन बैठ सकता है। क्या ये लोकतंत्र में स्वीकार्य है? ये बात पूछिए, ये पूरा सच है। सर एक चीज़ था, जब इलेक्टोरल बॉन्ड के आपने जिक्र किया तो इसमें जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसमें कुछ नाम भी सामने आए, जैसे अरविंदो फार्मा कंपनी का नाम सामने आया। शरद चंद्र रेड्डी हैं जो सरकारी गवाह बन गए। इसमें 5 करोड़ रुपए पहले चुनावी
बॉन्ड के जरिए जो जानकारी मिली है उसमें खरीदारी की गई, उसके बाद फिर से देखा जाए तो कुल ये 52 करोड़ रुपए की खरीदारी जो हमारे पास डेटा है, अरबिंदो फार्मा ने चुनावी बॉन्ड में उन 52 करोड़ रुपए खरीदे। 57% नवंबर 2022 से लेकर 2023 के बीच में खरीदा गया, जिसमें से 34 करोड़ के करीब में 34.5 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए और 2.5 करोड़ रुपए बीआरएस और टीडीपी को भी दिया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि जून 2023 में शरद चंद्र सरकारी गवाह बने और उसके बाद उनको जो राहत दी गई थी कोर्ट की तरफ से, वो राहत दे दी गई। तो ये इस पर आप क्या कहते हैं कि ये राहत बढ़ी, क्या चुनावी बॉन्ड देने की वजह से उन्हें राहत मिला होगा? अब ये की ना आपने पत्रकार वाली बात, ये है पूरा सच। किसी भी डील में एक बयाना होता है और फिर फाइनल पेमेंट होता है। तो ये जो 5 करोड़ का था, ये जो व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति इस वक्त दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के जो रेड्डी साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कंपनी के मालिक हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये जो एक्साइज पॉलिसी का जो मामला है उसके मुख्य आरोपियों में से एक थे कि ये लोग थे जिन्होंने डील किया था। और वो आरोपी जिसको इस अब एक तरह से वादा माफ गवाह जिसे कहा जाता है वो बना लिया गया। तो ये वादा माफ गवाह कैसे बने, इसके पीछे की डील वो है जिसके आंकड़े आप बता रहे हैं। अब इन आंकड़ों को मैं देखूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि 5 करोड़ जो शुरू में दिए गए थे वो था बयाना। शुरू में थोड़ा सा अमाउंट दिया जाता है ना कि भाई मैं सीरियस हूं, देखो 5 तो पकड़ो तुम फिलहाल। और उसके बाद जो 52 तक मामला पहुंचा है वो फाइनल डील हुआ है। तो डील क्या हो सकता है, मैं अनुमान लगा रहा हूं, बाकी तो इस पे जांच की जाएगी। बाहर देख के और आंकड़ों को देख के अनुमान ये लगता है कि डील ये हुई थी कि साहब 5 तो बयाने में पकड़ो, बाकी मैं बाद में दूंगा, इसके बदले में तुम मुझे अप्रूवर बनने की परमिशन दे दो, और अप्रूवर बन गया तो मैं वो बोल दूंगा जो तुम मुझसे बुलवाना चाहते हो। यही शायद डील हुई होगी। अब ये हुई नहीं हुई, किस दिन हुई, कैसे हुई, ये तो फिर कोई जांच करेगा। मैं क्या कहूं, सीबीआई और ईडी तो ये जांच कर नहीं सकते, क्योंकि सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। तो जब इस देश में सच्चाई निकलेगी तो ये पूरा सच निकलेगा। और इसीलिए ये कहना कि उस व्यक्ति की इस डील होने के बाद उसने जो गवाही दी उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, ये तो और भी मजाक है। मैं तो समझता हूं कोर्ट को अब जबकि पूरा पता लग गया है कि उनको अप्रूवर बनाने से पहले ये पैसा ट्रांसफर हुआ और अप्रूवर बनाने के बाद पैसा ट्रांसफर हुआ, अब तो कोर्ट को ये बात खारिज कर देनी चाहिए। ये ऐसा व्यक्ति तो गवाह होने के लायक ही नहीं है अगर साथ में डील भी चल रहा था। तो ये तो हर तरह से, मैं वही कह रहा हूं, इसका कानून से, न्याय से, भ्रष्टाचार निवारण से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को ठिकाने लगाने की कोशिश है। और इसलिए मेरे जैसे लोग जो ना आम आदमी पार्टी में हैं, ना आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी से मेरा क्या संबंध रहा है आप सब जानते हैं। और सच बात ये है, ये भी मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति, शराब की नीति के विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाने वाले लोगों में से हम थे। तो इस सब के बावजूद मैं कहता हूं कि आज जो खेल है ये केवल एक पॉलिटिकल ओपोनेंट को ठिकाने लगाने का खेल है, ताकि चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों का और पंजाब की 13 सीटों को सेट किया जा सके। और ये जो है, ये लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। बाकी सब सवालों के जवाब हो जाएंगे। एक्साइज पॉलिसी सही थी, गलत थी, जरूर इसका फैसला हो जाएगा। कैसा लिया गया था, नहीं लिया गया था, कोर्ट जरूर बता देगा। आम आदमी पार्टी अच्छी है, बुरी है, लोकतांत्रिक है, नहीं है, सब फैसला हो जाएगा। लेकिन आज सबसे पहले फैसला ये करना होगा कि क्या मैच के बीच में आप अपने विरोधियों को ठिकाने लगा सकते हैं? आप ही बताइए, कैसा मैच इस देश में चल रहा है कि मैच से 2 दिन पहले रेफरी बदल दिए जाते हैं, 3 में से 2 चुनाव आयुक्त बदल दिए जाते हैं। रेफरी को अपॉइंट कौन करता है? टीम का कैप्टन। जो टीम मैच खेल रही है उस टीम का कैप्टन मैच से 2 घंटा पहले रेफरी बदल देता है। कैसा मैच है जिसमें मैच से 1 दिन पहले नियम बदले जा रहे हैं।
नियम ये बनाया जा रहा था कि पीआईबी, सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तय करेगा कि कौन सी खबर फेक न्यूज है, यानी कि न्यूज तक की कोई खबर उनको पसंद नहीं आएगी तो पीआईबी ऑर्डर इशू कर देगा कि इस खबर को यूट्यूब से हटा दो। ये बनाया जा रहा था नियम। ये मैच ऐसा है जिसमें मैच शुरू होते ही सामने वाली टीम की रसद पानी बंद किया जा रहा है। कांग्रेस के 11 अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। 30 साल पुराना आईटी का नोटिस उनको दिया जा रहा है। और ये मैच ऐसा है जिसमें सामने वाले की टीम के कैप्टन को मैच के ग्राउंड से पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है। ये कैसा मैच हो रहा है? लोकतंत्र है या मजाक हो रहा है? सर, हमारे पास एक डेटा है कि आंकड़े में ये सामने आया है कि 95% विपक्षी नेताओं पर एक्शन हुआ है सीबीआई और ईडी के द्वारा। पर जो केजरीवाल पर जो एक्शन हुआ है उससे क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? और क्या बीजेपी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से फायदा उठा पाएगी? जिस तरह से ये गिरफ्तारी कर रहे, बीजेपी को फायदा होगा या फिर केजरीवाल को भी सहानुभूति के वोट मिलेंगे? ये 2-3 सवाल है जो लोग भी और आम लोग भी जब चलते जब हम ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी बोलते हैं कि केजरीवाल को सहानुभूति का वोट मिलेगा चुनाव से पहले अगर गिरफ्तारी हुई है तो। लेकिन क्या केजरीवाल को मिलेगा या फिर बीजेपी को मिलेगा कि भ्रष्टाचार के विरोध हमने एक्शन लिया और केजरीवाल को जेल में डाले? जी, वो आपने कहा बीजेपी को भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का फायदा मिलेगा या नहीं। भाई साहब, कब चलाया था बीजेपी ने भ्रष्टाचार विरोधी ये तो अभियान? बीजेपी यही कह रही है सर कि हम ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये जी। इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार को कानूनी बनाने का अभियान था। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? ये प्रीपेड, पोस्ट रेट की स्कीम है। और वो पार्टी अगर कहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, तो मतलब आपको भी हंसी आ रही होगी, मुझे तो आ ही रही है हंसी ये बात सुन के। रही बात इसका विपक्ष पे क्या असर पड़ेगा, मैं समझता हूं कि अगर विपक्ष ऐसे मौके पर भी एक साथ खड़ा नहीं हो सकता, तब तो कब खड़ा होगा? अगर ये देखें कि भाई आज तो उसका आ रहा है, चलो मजा आ रहा है, फिर कल को मेरी बारी आएगी, तब ये वाला खेल अगर हुआ, उस लिहाज से मैं समझता हूं कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से 36 का आंकड़ा रहा है दिल्ली के अंदर। लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी हुई, राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से बयान आए, संदीप दीक्षित जैसे वरिष्ठ नेता तुरंत वहां गए। हालांकि संदीप दीक्षित की व्यक्तिगत कोई बहुत अच्छा संबंध कभी नहीं रहा है आम आदमी पार्टी से, सबसे ज्यादा कड़वाहट ही रही होगी मैं समझता हूँ, लेकिन वो तुरंत उसके सपोर्ट में पहुंचे। और इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये एक मौका है। केवल अरविंद केजरीवाल का सवाल नहीं है, ये दिल्ली का सवाल है, झारखंड का सवाल है, हिमाचल का सवाल है, बंगाल का सवाल है, तमिलनाडु का सवाल है, महाराष्ट्र का सवाल है। देश भर में जहां भी विपक्ष कुछ भी कर रहा है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, और विपक्ष को ऐसे में साथ आके खड़ा होना होगा। और अगर विपक्ष खड़ा होता है तो आज मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि अब बीजेपी के समर्थक को भी लग रहा है कि नहीं, ये तो थोड़ा ज्यादा कर, ये तो नहीं करना चाहिए, चाहे जो बीजेपी का समर्थक भी है। और इसलिए इस सवाल पे इस देश में बहस जरूर होनी चाहिए। और अगर बहस होती है, जिस मैच में सब कुछ कर दिया आपने, रेफरी बदल दिया, नियम बदल दिए, प्लेयर खींच लिया, राशन बंद कर दिया, अब उस मैच को सिर्फ पब्लिक ही बचा सकती है। अब पब्लिक को आना होगा इसमें। अच्छा, तो सर इंडिया की तरफ से पूरी विपक्ष पार्टी पूरी मजबूती से काम कर रही है अभी? बीजेपी तो कह रही है बिखराव है कि कभी इंडिया में ही खुद को ही नहीं संभाल सके, नीतीश कुमार उधर टूट के चले गए, ममता बनर्जी से गठबंधन नहीं हुआ, और इधर केजरीवाल जेल में गए, तो अब ये कैसे मजबूती होगी सर? देखिए कितनी मजे की बात कि बीजेपी सरकार ईडी के इशारे से केजरीवाल को पहले जेल में डलवाते हैं, फिर कहते हैं देखो तो इनका मुख्यमंत्री जेल में चला गया, अब ये कैसे चुनाव लड़ेंगे। हाय क्या मासूमियत है, क्या खूबसूरत डायलॉग है, आप सोचिए तो। है इस तरह के पाखंड की कोई सीमा है? और अब कहते हैं देखिए कितनी अनैतिकता है, ये मुख्यमंत्री जेल में रह के मुख्यमंत्री कैसे बने रह सकते हैं। मतलब ये कि जिस दिन आपका मन आएगा आप कल को स्टालिन को जेल में डाल दोगे, आप पिनराई विजयन को जेल में डाल दोगे, आप नवीन पटनायक ने अगर किसी दिन आपसे वफा छोड़ दी तो आप उसको जेल में डाल दोगे, और अगले दिन कहोगे ये तो जेल में है, मुख्यमंत्री कैसे रह सकते हैं।
मतलब गजब की बात। और इस देश का मीडिया भी उनके सुर में लाना शुरू कर देता है। बीजेपी कब से तय करेगी कि विपक्ष को क्या करना चाहिए? ये तो विपक्ष को तय करना चाहिए ना। और मैं समझता हूं इस सवाल पे विपक्ष ने एक कम से कम एक सुर में बोलने की क्षमता दिखाई है। और मेरी उम्मीद है कि इस सवाल को लेके, इलेक्टोरल बॉन्ड के फ्रॉड को लेके और लोकतंत्र पे हमले को लेके, साथ में बेरोजगारी का सवाल जो देश का सबसे बड़ा सवाल है, महंगाई का, अडानी का, इन सब सवालों को लेके विपक्ष एक साथ देश की जनता के पास पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है सर, तो देखते हैं अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी में क्या चुनाव से पहले उनकी रिहाई हो पाती है, या फिर ऐसे सत्येंद्र जैन के जैसा या फिर सिसोदिया के जैसा कोर्ट की तरफ से भी लंबे टाइम लिया जाता है। हालांकि इसमें सर देखा जाए तो एक तरह से जनता भी कंफ्यूज है कि सच कौन बोल रहा है, बीजेपी अगर, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ईडी इशारों पे काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ये सब तय आने वाले चुनाव में जनता को ही करना पड़ेगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, न्यूज़ तक में आए। न्यूज़ तक हमेशा से निष्पक्ष रहा है और सवाल उठाता रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ। धन्यवाद।